Hello students, today we will be studying about industrial policies of India before 1991. 1991 में ऐसी क्या खास बात हुई थी? 1991 के बाद हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। उससे पहले क्या सीन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से हमें लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी, वो हमें पता चलेगा अगर हम पुरानी जो पॉलिसीज हैं 1991 के पहले की उनको पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो हैं मतलब क्या होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, उसके इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड देन these are the four major industrial policies: 1948, 56, 77 and 1980. So the features of all these policies we will study in this lecture. So let's start. The meaning of industrial policy: government action to influence the ownership and structure of industry and its performance. It takes the form of paying subsidies, providing finance, regulation, etc. इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम उसको कहते हैं कि भाई जो इंडस्ट्री होगी किसी कंट्री में, इंडस्ट्री होगी उसकी ऑनरशिप किसके पास रहेगी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, या कोई और मेथड ऑफ ऑनरशिप है वो रहेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसे ऑनरशिप के हिसाब से और जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं इन कंट्री में उसके हिसाब से क्या परफॉर्मेंस रहेगी, किसको कितनी सब्सिडी देनी है या फाइनेंस इंडस्ट्री को कैसे प्रोवाइड करना है, ये सारा जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? उसके ऑब्जेक्टिव थे टू मेंटेन ए सस्टेन्ड ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी, to enhance gainful employment, to achieve optimal utilization of human resources जो है उसका optimal utilization हो, international competitiveness हो, and then transform India into a major partner and player in the global arena. हर country चाहता है कि वो उसकी कुछ presence feel हो global arena में. So India also wanted that its presence should be felt in global arena, and for that it had made its industrial policy with following objectives. We'll not go into the timeline. Let's directly come to the policy. Industrial Policy Resolution of 1948. Independence हमने gain की 1947 में. So immediately after independence, we made our industrial policy, first industrial policy, 1948. Now, in this policy, it made इंडिया हैव ए मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। दो जो वर्ल्ड लेवल पे प्रिवेलिंग मॉडल हैं वो है, एक तो है सोशलिस्ट मॉडल जिसमें सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं या हम बोले पब्लिक सेक्टर के हाथ में होती हैं, और दूसरा मॉडल होता है कैपिटलिस्ट मॉडल जिसमें सारी जो एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट होता है उसमें सारी जो इंडस्ट्रीज की ओनरशिप होती है वो प्राइवेट प्लेयर्स में होती है, के हाथों में होती है। So when India gained independence, Nehruji was our prime minister and he was very much influenced by socialism, which was prevailing that time in USSR. रशिया में prevail कर रहा था, तो he was very much influenced by that. So अब उन्होंने वो influence आप इन policies में भी देखेंगे। देखिए जो पहली हमने 1948 में पॉलिसी बनाई उसमें इंडस्ट्रीज को 4 ब्रॉड एरियाज में क्लासिफाई किया। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी उसमें आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी एंड रेल ट्रांसपोर्ट रखा। फिर पब्लिक कम प्राइवेट, पब्लिक इंडस्ट्रीज भी थी और प्राइवेट भी पार्टिसिपेट कर सकता था। उसमें 6 इंडस्ट्रीज रखी: कोल, आयरन, एयरक्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड वायरलेस apparatus. So they were considered public basic industries. And then there was important industries, third category नाम दिया गया जिसमें प्राइवेट सेक्टर को, बाकी जो बची हुई इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेट। सो इफ यू सी दैट public or government ownership is also there, whereas private ownership is also there. So फिर 1956 की पॉलिसी आई, उसमें इसको हम बोलते हैं, इसको एक बहुत टाइटल दिया गया है
इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत ही डिटेल लेवल पे पॉलिसी बनाई गई, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म. इट इज कैपिटलिज्म बट स्टेट कैपिटलिज्म, दैट मीन्स अधिकतर ऑनरशिप स्टेट के हाथ में रही. तो अब इसने इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने सारी कैटेगरीज को आईपीआर इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1956, इसको 3 शेड्यूल में बांटा. शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी विच वर एक्सक्लूसिवली फॉर स्टेट. पहले 6 थी और अब 17 कर दी, एंड एक्सक्लूसिवली फॉर स्टेट. देन शेड्यूल बी वाज देयर which consisted of 12 industries, and it was open to both private and public sector. However, such industries were progressively state owned. लेकिन किया क्या, धीरे धीरे समय के साथ उनको भी स्टेट ने ले लिया. एंड देन देयर वाज शेड्यूल सी, जिसमें जो दोनों ऊपर वाले शेड्यूल में नहीं थी, वो शेड्यूल सी में थी, और उसमें प्राइवेट इट वाज लेफ्ट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर. लेकिन स्टेट के पास राइट था कि वो भी चाहे तो इनका प्रोडक्शन कर सकती है. सो आप देखिए स्टेट का हर जगह दखलंदाजी है, और दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म. इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात थी इसकी, इसमें था कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी इम्पोर्टेंस दी गई, और खादी ग्रामोद्योग जैसी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी इसी के अंतर्गत आती है. तो यहाँ पे भी ये एक नया एडिशन था जो कि इस एक्ट में आया था. देन इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ. किसने क्रिटिसाइज किया? ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म प्राइवेट सेक्टर ने किया होगा. क्यों? क्योंकि इट रिड्यूस द स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सिग्निफिकेंटली. इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल नहीं दिया कुछ भी इसमें. सो द पॉलिसी वाज क्रिटिसाइज्ड, बट देन ओके, इट वाज a detailed industrial report, so fine. Another important feature of this policy was industrial licenses. To open industry or expand production, so many licenses were supposed to be taken. So that restricted the expansion of private sector further. Then there was industrial policy statement 1977. This was made by Janata government. Government was changed, Janata government came, और उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई. उन्होंने फर्दर प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को इन्होंने और बढ़ावा दिया है. इसमें बाकी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ. इनफैक्ट स्मॉल सेक्टर वाज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: कॉटेज एंड हाउस होल्ड, टाइनी सेक्टर एंड स्मॉल स्केल. सो दे mainly emphasized on small scale industries, which was in fact a peculiar important feature of Indian industry before colonization also. So then the government encouraged workers' participation in management. This was another important feature of this Janata government policy of 1977 कि गवर्नमेंट के इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया. अब क्रिटिसिज्म इसका हुआ, क्यों हुआ? was serious as an absence of effective measures to curb the dominant position of large scale units, and policy did not envisage any socio-economic transformation of the economy. कुछ खास इसने इस तरह का नहीं प्रेजेंट किया कि भाई इससे इकोनॉमिक ट्रांसफर, सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा. इस नाम से इसका क्रिटिसिज्म हुआ. एंड इन 1980 द गवर्नमेंट चेंज्ड, एंड द न्यू गवर्नमेंट अगेन दे मेड ए न्यू पॉलिसी इन 1980 which brought in the concept of economic federation to raise the efficiency of public sector and reverse the trend of industrial production of past 3 years. So क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई थी, उन्होंने अपना कुछ नया लाने की कोशिश की, तो इसको रिवर्स करने के लिए 1980 में पॉलिसी लाई गवर्नमेंट ने. ऑल्सो 19 जो पुरानी पॉलिसी थी, ये लाइसेंस राज वाली पॉलिसी, इसकी वजह से इंडस्ट्री का बहुत सारा एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम हो गई थी. तो वो भी
एक इश्यू था एफिशिएंसी को बढ़ाना भी. सो दे रीअफर्म्ड पुरानी जो अपनी पॉलिसी थी मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट उस पे, और फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज ड्रैकोनियन लॉ, उसको इन्होंने कहा कि नो दैट इज करेक्ट. फेरा के आपको पता होगा फेरा के अंतर्गत इफ some offense is done, it was considered a criminal offense. Later on it was replaced by FEMA. So जो criminal offense था उसको civil offense में convert किया. So that's why it was also known as draconian law. So that kind of tough policy measures were taken to increase state participation in industry and to discourage private participation in the industries. So in the next lecture, we will study what was the what was the failure of this industry and this policy, and how it was tried that those failures shall be removed in the new industrial policy 1991. Thank you. That's all for this lecture. Thank you very much.